फाइन। देखो हम लोग क्या कर रहे थे क्लास में, लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, टीचर्स, है ना, एकेडमिशियंस एंड मैनी मोर। वहाँ से हम क्या क्या सीख सकते हैं उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे क्लास में। और आज हम लोग जानेंगे सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, उनसे क्या सीख सकते हैं हम लोग। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, उनसे क्या सीख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी, उनसे क्या सीख सकते हैं, एंड सो ऑन। आज कोशिश करेंगे 5 पर्सनालिटी को टच करने का। पिछले बार भी हमने 5 पर्सनालिटी को ही लगभग टच किया था। तो आज और कल के क्लास में कोशिश रहेगा कि जितने भी ग्रेट लीडर्स है या सोशल रिफॉर्मर है या एडमिनिस्ट्रेटर है उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके बाद फिर मंडे से हम लोग एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एटीट्यूड, पहला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तुम लोग ये बताओ, तुम लोग क्या जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। 1 पॉइंट, अभिषेक, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या जानते हो तुम। 1 पॉइंट अबाउट हिम। हाँ, क्या जानते हो उनके बारे में। कुछ जानते हो इनके बारे में। गुरुदेव हैं, राष्ट्रीय गान उन्हीं का लिखा हो, बहुत बढ़िया। तुम क्या जानते हो। कवि थे, ओके। आयरिश और इंडियन और साउथ के तीनों मिक्स करके कवि बने। ओके, इनको बाहर का भी नॉलेज था। यस सर। सुनील, एनीथिंग अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर। During Independence Day, he is one of the influencer by writing. ओके, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था थ्रू हिज राइटिंग्स, करेक्ट। तुम क्या जानती हो इनके बारे में। ओके, वेरी गुड, आर्टिस्ट थे, बिल्कुल प्योर आर्टिस्ट थे ये। पेंटर भी, बहुत अच्छा पेंटर भी थे ये, है नो। कुछ जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, नाम सुनी हो पहले। गीतांजलि किसका लिखा हुआ है, इनका ही लिखा हुआ है। बताओ, ये इतने महान शख्सियत थे, कॉलेज पढ़ते पढ़ते इनका किताब छप गया था। कॉलेज में थे और फेमस हो गए थे, वर्ल्ड फेमस हो गए थे अपने बुक्स की वजह से। तो ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का हर जगह रोल है। बंगाल में जितना स्वामी विवेकानंद पूजनीय हैं, उसी लेवल पे या फिर उससे भी ऊपर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है। मैं बता देना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद से कम नहीं है रविन्द्रनाथ टैगोर। वेस्ट बंगाल के लिए, पूरा भारत के लिए ही कह सकता हूँ मैं। रविन्द्रनाथ, हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल, कभी कभी हाँ पॉलिटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। तुम लोग बखूबी ढंग से जानते हो इस चीज़ को, और उस मुद्दा पे नहीं जाएंगे। वहाँ ये समझो कि इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। गांधी जी को बहुत पसंद करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, मगर गांधी जी के लॉजिक से ये सहमत नहीं रहते थे, और ये कहते थे कि यस, हमको पूरा अधिकार है अलग डिफरेंस रखने का। ओपिनियन, डिफरेंस इन ओपिनियन, ये सब का होना चाहिए, मगर उसके पीछे राइट लॉजिक होना चाहिए। गांधी जी के एडमायरर थे, मगर डिफरेंस इन ओपिनियन जरूर रखते थे उनसे, और ऐसा होता है। आप किसी को पसंद करते हैं, मगर दैट डजंट मीन कि उसका विचारधारा भी आपको पसंद आए। जो ये नहीं है, अपना अपना आइडियोलॉजी है, मगर आप उसको पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। आप उसको पसंद करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन टुवर्ड्स कंट्री। जैसे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को भी बहुत पसंद करते थे, मगर आइडियोलॉजी दोनों का बहुत डिफरेंट था। सुभाष चंद्र बोस भले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट तक पहुंचे, करेक्ट, तुम लोग जानते हो। तो आइडियोलॉजी डिफरेंट होने से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि हमारा एम क्या है। हमारा एम क्या है, देश को आज़ादी दिलाना। इनका सबसे बड़ा, कमिंग बैक टू रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, तो याद करो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुआ था। उस समय
इन्होंने रक्षाबंधन को इस लेवल तक पहुंचा दिया था। जैसे रक्षाबंधन अभी कहा जाए तो लोग कहते हैं कि भाई बहन का रिलेशन है, करेक्ट, और भाई के कलाई पे बांधा जाता है बहन के द्वारा, क्यों? सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, है कि नहीं? यही मिथ है, मिथ ही कहूँगा मैं इसको। मगर इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेके आए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। जब बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के प्रिटेक्स्ट में जब डिवाइड किया गया, बात समझ रहे हो? उधर छोड़ दो बाबू। जब इनको डिवाइड किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, तो उस समय यही इंटेलेक्चुअल थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने कहा कि राखी बांधो सबको, यदि बाउंड्री सेपरेट हो गए तो क्या हुआ, भाई अभी भी हम लोग हैं। तो ब्रिटिश का जो सोच था कि बंगाल को पार्टीशन कर देंगे और नेशनल अवेकनिंग खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उससे और तेजी से बढ़ा है, तो थैंक्स टू हिम। और ऐसे महान महान लोग होते हैं जो कल्चर को लाते हैं मगर कल्चर को बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं, अनलाइक बहुत सारे पॉलिटिशियंस। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन रिलीजन को गलत तरीके से यूज करते हैं, है ना, डिवाइड करने के लिए। मगर हमारे कंट्री में ऐसे भी फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं जो रिलीजन को यूज किए हैं यूनाइट करने के लिए। जैसे खिलाफत का इशू हुआ तो गांधी जी ने रिलीजन को यूनाइट करने के लिए यूज किया था। जैसे कि राम राज्य का बात करते थे, शब्द शैतान का वर्ड यूज करते थे, तो कभी भी गांधी जी ने कंट्री को तोड़ा नहीं है, सोसाइटी को तोड़ा नहीं, सोसाइटी को जोड़ने के लिए राम राज्य की बात करते थे। तो ये अंतर है उस समय के फ्रीडम फाइटर और अभी के नेता के बीच में, समझ रहे हो? तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी बिल्कुल एक ट्रू डिवोशनल थे कंट्री को लेके, और ये एजुकेशन में बहुत बात करते थे, कहते थे कि हाँ एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जैसे कि मैंने कहा, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, लिख सकते हो तुम लोग, इनका जो कंट्रीब्यूशन है पार्टीशन ऑफ बंगाल, लिख लेना अच्छे से, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में इन द फॉर्म ऑफ रक्षाबंधन। ये दिखाता है कि इनका क्या सोच है यूनिटी को लेके, समझ गए ना, यूनिटी को लेके क्या इनका विजन है। उसके बाद इंडियन कल्चर को लेके बहुत ही ज़्यादा ये प्रिजर्व करते, बहुत ही ज़्यादा चर्चा करते थे कि ठीक है वेस्ट अपने जगह बेस्ट है, मगर हमारा इंडियन कल्चर भी कम नहीं है। इंडियन कल्चर को लेके लोगों में एक एनर्जी क्रिएट करते थे कि ठीक है आप अपना जो भी कल्चर है उससे आप पीछे क्यों हटते हो, आपका जो भी है उसको सेलिब्रेट करो ना, सीखो ना, इतना रिच कल्चर तो कहाँ किसी का है, हमारा इंडिया का ही है, तो अपने पास्ट के ग्लोरी को एंजॉय करना सीखो। तो इंडियन कल्चर को काफ़ी इनलाइट किए हैं ये। और हाँ, इनका सबसे बढ़िया बात है कि अगेंस्ट डॉगमेटिक वैल्यू यानी कि डॉगमेटिज्म मतलब क्या होता है, कोई भी झूठ मूठ का जो नॉर्म्स बन गया है कि सोसाइटी में ये होगा तो यही होगा, यानी कि ऑर्थोडॉक्सी बिलीव, उसके अगेंस्ट रहते थे ये, क्योंकि बहुत प्रोग्रेसिव आदमी थे ये, जितने भी ऑर्थोडॉक्सी बिलीव थे उनके अगेंस्ट थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर। अनडाउटली ग्रेट एडमायरर थे ये, ग्रेट एडमायरर ऑफ गांधी जी, गांधी जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे ये। गांधी जी को जो महात्मा जो मिला है कौन दिया, यही तो दिए है, ग्रेट एडमायरर ऑफ गांधी जी। बट पर क्या है, डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस इन ओपिनियन, ओपिनियन ये अपना रखते थे, इनका अपना रहता था, और वो जो भी डिफरेंस था ओपिनियन वो पूरा लॉजिक और रीजन पे बेस्ड था जी, लॉजिक एंड रीजन पे बेस्ड था। यदि हम किसी से सहमत नहीं हो तो उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए ना। जैसे मान लो कि कुछ हम तुमको पढ़ा रहे हैं और हमारे बात से तुम सहमत नहीं हो, इट्स फाइन, अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं, मगर तुम किस बात से सहमत हो उसके पीछे लॉजिक तो होना चाहिए ना। तो लॉजिक और रीजन ये मोस्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट का निशानी है, क्योंकि हमको लॉजिकली सोचना चाहिए, करेक्ट, ये हो गया। और देखो इतना ही नहीं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बहुत एम्ब्रेस करते थे, यानी कि ही लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एम्ब्रेस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कहते थे कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही है
जो कि पॉवर्टी को ख़त्म कर सकता है। बात सही है कि नहीं है, बताओ तो। टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करता है पॉवर्टी को ख़त्म करने में, है कि नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी टेक्नोलॉजी देखो, मोबाइल फ़ोन है तो गरीबी ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? बहुत गरीबी ख़त्म हुआ। वही चीज़ एक गरीब आदमी एक सामान इधर से उधर पहुंचाता, आज मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप से फ़ोटो पहुंचा देता है वो, और भी बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। और मानव कल्याण के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा आए उतना अच्छा है, बुरा नहीं है इसमें। ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार था। तो इनका वैल्यूज हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे ये एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ही बल देते थे, कहते थे कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका पूरा बिलीव फ्रीडम के ऊपर, ह्यूमन फ्रीडम, आदमी को पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए, ह्यूमन फ्रीडम होना चाहिए, समझे ना। और बिल्कुल ही अपोज्ड ब्रिटिश रूल, अपोज्ड ब्रिटिश रूल। ये जो ब्रिटिश राज था उसको अपोज किए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर भी। और इतना ही नहीं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तुम लोग को पता होगा, जो यूपीएससी वाले बच्चे लोग हो, तुम लोग को पता ही है ना इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या है। वहीं पे ड्रेन ऑफ थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, तुम लोग को याद है ना, ड्रेन वाला थ्योरी। इन्होंने पूरा इंडियंस को बताया कि देखो ब्रिटिश जो आया है कल्याण करने के लिए नहीं आया है देश में, ये सब जितना भी धन है कमा के सब ले जा रहा है ब्रिटेन में, लंदन में ले जा रहा है। तो यही इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी कि लोगों में राष्ट्रवाद का वो स्वर भरना और ये कहना कि देखो जितना भी पैसा है तुम्हारा सब लेके जा रहा है बाबू, उठो, कब तक सोया रहेगा। तो यही इन्होंने थ्योरी दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये थ्योरी सबसे इनका हिट अभी तक का माना जाता है। और यही ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो इन्होंने थ्योरी दिया था, जो इन्होंने किताब लिखा था, इस किताब की वजह से मैसिव अवेयरनेस आया। और बाद में बहुत सारे ऑथर ने इस किताब को रेफर करके बहुत कुछ पता किया है ब्रिटिश के बारे में। तो इतना रोल रहा है इनका। अब देखो, नो डाउट, देखो अब तुम, जैसे कि किसी ने कहा कि सर ये नेशनल एंथम लिखे हैं, तो तुमको जानकारी होना चाहिए इस व्यक्ति ने केवल एक देश का नेशनल एंथम नहीं लिखा है, 2 देश का नेशनल एंथम लिखा है। अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का जो है तुम्हारा नेशनल एंथम, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ है। तो समझ रहे हो ना, यानी कि क्रेडिटेड फॉर 2 नेशनल एंथम, इनको क्रेडिट जाता है 2 नेशनल एंथम के लिए। हाँ बोलो। ड्रेन ऑफ, हाँ इनका नहीं लिखा हुआ था, बिल्कुल, वो तुम्हारा वो दत्त का लिखा हुआ था, आर के दत्त का लिखा हुआ था, करेक्ट। आर के दत्त ही तो थे, और कौन थे? नहीं, दादा भाई नारोजी थे, नहीं, हाँ ठीक, सॉरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ, हाँ कह सकते हो, ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म में रविन्द्रनाथ टैगोर का हाथ है इसमें। और हाँ, दादा भाई नारोजी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे लिख दो कि दादा भाई नारोजी, यहाँ पे लिख दो, कोई बात नहीं है, ये इसलिए लिख दो क्योंकि ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के पहले के इंटेलेक्चुअल रहे हैं, तो इट्स फाइन। इसलिए फाइन क्योंकि जो भी बैठक होगा तो उसका जाएगा ना, असर जाएगा ना। कोई भी एक मुद्दा एक आदमी उठा रहा है एक प्लेटफॉर्म से, तो सभी को क्रेडिट जाएगा। तो ठीक है, दादा भाई नारोजी लिख दो, हाँ बहुत अच्छा, दादा भाई नारोजी थे वो। और आरसी दत्त जो थे, उन्होंने ठीक ऐसा ही लिखा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ टाइप का ही कुछ एक किताब लिखा था। तो उसके बाद दोनों ही किताब बहुत मशहूर हुआ था। वेरी गुड फॉर करेक्टिंग मी। दादा भाई नारोजी थे, मगर फिर भी रविन्द्रनाथ टैगोर को भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म के लिए जाता है। तो क्रेडिट फॉर 2 नेशनल एंथम्स, एक तो अभी जो सुनते हो तुम लोग, अभी जो गाते हो, क्या है अभी नेशनल एंथम का नाम क्या है अभी बताओ? जन गण मन अधिनायक। एंड सेकेंड वन इज योर फॉर बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखे हैं इन्होंने। अनडाउटली ये जीनियस पॉइंट है, जीनियस पॉइंट है ये। इनसे वैल्यू क्या सीख सकते हैं हम लोग? इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वैल्यूज क्या क्या सीख सकते हो। तो इनसे ह्यूमैनिज्म सीख सकते हो, ऐसे लिख दो, वैल्यूज लिख दो, ह्यूमैनिज्म सीख सकते हैं। ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है? आदमी किसी भी शिखर पे पहुंच सकता है,
उसको फ्री दे दो, विल दे दो और इंजॉय करो और तारीफ करो उसका। दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिज्म। कि आदमी को यदि ठीक से फ्रीडम दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो आदमी चांद पे भी पहुंच सकता है। दैट इज ए ह्यूमैनिज्म। एजुकेशन, सेल्फ डायरेक्शन। कौन तुम, क्यों इतना तुमको कोई बताएगा, खुद गाइडेड रहो ना, सेल्फ डिसिप्लिन रहो, दैट इज सेल्फ डायरेक्शन। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी क्यों ना हो, क्योंकि जानते हो तुम लोग कि गीता, ये शांति निकेतन किन्ने इस्टेब्लिश किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये याद, यहाँ पे देखो, ही इस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो, ही इस्टेब्लिश शांति निकेतन। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है शांति निकेतन? ये शांति निकेतन ही है जहाँ पे अलग अलग हमारा जो इंडिया का आर्ट फॉर्म्स था, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे सिखाए जाते थे, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। जैसे मणिपुर डांस, जो मणिपुर का जो डांस देखते हो बहुत सारा, वो शांति निकेतन में सिखाया जाता था। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए कह सकते हो कि कल्चरल डाइवर्सिटी को भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया था। उसका सिंप्लिसिटी, कितने सिंपल है देखो। अभी यदि हम रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा रहे थे, तुम लोग के दिमाग में इमेज बन रहा होगा कि बियर्ड, बड़ा बियर्ड और सिंपल साधु आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पे या फिर खड़ा बैठा हुआ है, यही ना भी इमेज बन रहा है तुम लोग का। ये तो इमेज बहुत ज़्यादा ही सिंपल इमेज है। एक आदमी का दाढ़ी है और ऐसे एकदम प्लेन कपड़ा में बैठा हुआ है। ही इज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी। और जो बड़े आदमी होते हैं वो सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं, एंड नेचर, अपने नेचर के लिए जाने जाते थे। बहुत डिसिप्लिन आदमी, बहुत ही ग्रेट ह्यूमिलिटी, बहुत शांत स्वभाव के आदमी। अब ये क्या चीज को लेके बोलते थे? ये सब वैल्यू सीखते, क्या चीज को एडवोकेट करते थे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, यानी कि लोगों को क्या क्या चीज काम करना चाहिए। ही एडवोकेटेड फॉर मैनी थिंग्स, जैसे सर्विस टू अदर, दूसरे के लिए काम आना चाहिए लोगों को, सर्विस टू अदर्स, कॉमा। उसके बाद सोच हमारा जो होना चाहिए वो ब्रॉडर आउटलुक होना चाहिए जी, छोटा नहीं होना चाहिए, नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज को सोचिए तो बहुत दूरदृष्टि तक सोचना चाहिए। यदि छोटा सोचेंगे तो बहुत छोटा ही हमारा रिजल्ट रहेगा। ऑलवेज थिंक ब्रॉड। और ये कहते थे करप्शनलेस होना चाहिए। करप्शनलेस का मतलब ये भी है कि करप्शनलेस किस फॉर्म में? फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल फॉर्म में। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों ही तरीके से करप्शनलेस होना चाहिए। फिजिकल क्या है? मान लो कि तुमने पैसा वैसा चोरी चारी कर लिया, ये फिजिकल करप्शन हो गया। स्पिरिचुअल मतलब क्या है? झूठ मूठ का दिखा रहे हो, बाबू आडंबर कर रहे हो, बैठे हो यजना कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दिखा रहे हो दुनिया के हम बहुत स्पिरिचुअल आदमी हैं। ऐसे भी होते कि नहीं होते हैं? ये बिल्कुल नहीं करना है, समझे ना? कोई डाउट है? कोई स्पेलिंग समझने में कोई दिक्कत है कहीं पे? ऐसा है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये समझना होगा कि इनका एक कोटेशन, बहुत ऐसे तो बहुत सारा कोटेशन इनका इंपॉर्टेंट है। एक कोटेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनका। ये क्या कहते हैं देखो, मैं कोट टू कोट लिखा रहा हूँ। यू कैनॉट क्रॉस द सी, यू कैनॉट क्रॉस द सी merely by standing and staring at water, staring at the water, staring, S-T-A-R-I-N-G, staring. You can't cross the sea merely by standing and staring at the water. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि तुम सी को क्रॉस नहीं कर सकते हो खाली खड़ा होके या खाली देखते हुए। तो इसका मतलब क्या है? दूसरे शब्द में इसको यदि इस कोड को डिकोड करना चाहोगे तो ही फोकस्ड ऑन एक्शन, हमें काम करना चाहिए। बड़ा बड़ा भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता है का, हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। समुद्र को देख लिए बैठे हो और बैठ के ही घुड़ के ही कहाँ तुम क्रॉस कर सकते हो उस चीज को? तो आदमी कैसा होना चाहिए? मैन ऑफ एक्शन होना चाहिए। ये हम रविन्द्रनाथ टैगोर से सीख सकते हैं, समझ गए ना? तो यही चीज है। और ऐसे तो बहुत कुछ सीख सकते हो, मैंने एक ब्रीफ दे दिया तुम लोग को। अब हम बात करेंगे कि रामकृष्ण परमहंस से क्या सीख सकते हैं हम लोग। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, रिगार्डिंग माई हैंड राइटिंग ऑल्सो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो।
मगर हम चूंकि हम बोल देते हैं, थोड़ा दिमाग तेज होगा तो लिख लोगे। अच्छा तुम लोग बताओ, जब तक मिटाते हैं तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्या जानते हो रामकृष्ण परमहंस के बारे में। यस कोमल, क्या जानती हो, एक पॉइंट बताओ उनके बारे में। ओके, ही वॉज द टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद, करेक्ट। और कुछ जानती हो, एक पॉइंट और। वेरी गुड, ही स्टार्टेड रामकृष्ण मिशन, एक्सेलेंट। हाँ, अब इसे क्या जानते हो उनके बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में क्या जानते हो। कुछ नहीं जानते हो, तुम क्या जानते हो अनुराग। काली जी को भक्त। हाँ, काली जी के बहुत बड़े भक्त थे, बिल्कुल सही बात है। और कुछ नहीं जानते हो, सुनील एनी थे। He was born in Dakshineshwar. हाँ, दक्षिणेश्वर टेम्पल जो That place is also known for a हाँ। spiritual place. बिल्कुल सही बात है। और क्या जानते हो। He was great devotee to Kali Mata, and also he was some kind of celibacy, you can say. हाँ बिल्कुल सही बात है। और He was a great meditator. बहुत ग्रेट, ग्रेट से भी ग्रेट मेडिटेटर। आँख बंद किए डीप, And आँख भी बंद नहीं करते थे, आँख खोल के मेडिटेशन करते थे। he was highly impressed in young age with while came contact with Swami Vivekananda. Correct. In one ashram, and from that day he tried to influence him in a spiritual path. करेक्ट करेक्ट, So he treated his wife as his mother. एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने वाइफ को भी अपने मदर की तरह ट्रीट करते थे। और उसके पीछे इनका लॉजिक था, कोई भी गर्ल हो, कोई भी गर्ल, चाहे बेटा हो, बच्ची हो, या बड़ी है छोटी है, कोई भी गर्ल को ये मदर ही मानते थे, काली का ही अवतार मानते थे ये शारदा देवी। और बताओ। So he was Britisher आए थे इनसे मिलने के लिए। ब्रिटिशर्स में सर कोई थे जो बहुत बड़ा मिलिटेड अपने आप को समझते थे सर, जो अचीवमेंट उन्होंने 20-30 साल में अचीव किया था, इन्होंने 2-3 दिन में ही कर दिया। ठीक है, ऐसा बहुत है इनका किस्सा। अरे बाबू, स्वामी विवेकानंद के कोई गुरु है, बात नहीं समझ रहे हो। जब स्टूडेंट इस लेवल पे है तो टीचर किस लेवल पे होगा। नेम और फेम नहीं मिला वो अलग बात होता है, सबको जरूरी थोड़ी है कि नेम और फेम मिल जाए। ये स्वामी विवेकानंद से भी कई गुना ऊपर थे ये रामकृष्ण परमहंस। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। और ग्रेट मेडिटेटर थे ये आंख बंद कर, आंख खोल के ही मेडिटेशन कर लेते थे। और ये कैसे पता चला कि आंख खोल करके भी ये मेडिटेशन करते थे। ये जब एक कोई ब्रिटिशर्स ने इनको देखा था, बालकोनी से कहीं से देखा था, तो भावचक्कर आ गया कि ये कैसा मेडिटेशन करते हैं। और गजब की बात है कि ये बहुत कम समय में बहुत डीप चले जाते थे। इसका मतलब कि क्या गजब का एक्सपीरियंस रहा होगा इनका मेडिटेशन में। और स्वामी विवेकानंद ने सभी चीज में मास्टरी किया है। तुम लोगों को पता है ये चीज, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन में भी मास्टरी किया है स्वामी विवेकानंद, और भी बहुत जल्दी उम्र में कर लिया था उन्होंने। और वो बस एक कहते हैं कि स्पिरिचुअल क्राइसिस से गुजर रहे थे स्वामी विवेकानंद। तो वो स्पिरिचुअली को वो समझ नहीं पा रहे थे। तब उनका जो टीचर था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी का नाम था, तो वहाँ पे कोई ब्रिटिश टीचर था। उन्होंने कहा कि जाओ, एक गुरु है वहाँ पे टेम्पल में, वो तुम्हारा समाधान कर देंगे। वो गए वहाँ पे, बात हुआ, फिर आस्ते आस्ते बना उनका, और गुरु बन गए उनका। तो स्वामी विवेकानंद का गुरु बनना भी कितना बड़ी बात था, है ना। और इनका सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तुम लोग जो जानते हो, कहते हैं कि यदि कोई ज़्यादा आदमी पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, मेटाफर यूज़ करते हैं ना कि ट्री में जितना फल होता है उतना ही ट्री झुकता है। ये जो शब्द है रामकृष्ण परमहंस ने ही दिया है सबको, समझे। ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है ना, ये रामकृष्ण परमहंस से ही आया है।
जो अभी आम चलन लोग बोलते हैं कि देखो बाबू जितना फल लगेगा उतना झुकोगे, ये रामकृष्ण परमहंस का ही बोला हुआ चीज है। बात समझे। दूसरी बात ये है, ये कहते हैं कि किताब पढ़ने से आदमी स्पिरिचुअल नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है। किताब तो कोई भी पढ़ सकता है। दूसरी बात यह कि यदि रिलीजन अच्छा है तो सेम सिखाएगा। अब देखो ये भी बात डीप है, यदि रिलीजन अच्छा है तो सेम सिखाएगा का मतलब क्या हुआ कि कोई भी धार्मिक किताब पढ़े तो रिजल्ट वही है उसका। इसलिए जो खुदा है, जो परवरदिगार है, जो भगवान है, जो राम है, जो लॉर्ड कृष्णा है, वो सब एक है। जीसस सब एक है, अब्राहम सब एक है, बस रास्ता अनेक है। समझ नहीं। यही बात करते सनातन धर्म का बात करते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। तो इन्होंने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में एक नया एनर्जी दिया था रामकृष्ण परमहंस ने, और इनका आइडियाज को, इनके टीचिंग्स को जो कैरी फॉरवर्ड किया है वो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद का अपना नहीं है कुछ, वो सब गुरु का आइडिया लेके गए थे। अब वेदांता फिलोसॉफी भी ये लोग काफी बिलीव करते थे। वेदांता में स्पेशली राजा राम मोहन रॉय स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। वेदांता में ओनली वन गॉड, ज्यादा गॉड नहीं होगा उसमें, तो बात करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। मगर ये भी है कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद इंटीग्रल हिस्सा है, कोई इसको डिटैच करने का प्रयास ना करे। दोनों का बहुत सारा चीज कॉमन है। इन लोगों का एक मिशन था, लोगों को समझाना, लोगों को उत्थान करना, जो गरीबी है समाज में उसको कैसे उठाया जाए। समझ रहे हो ना, ये सभी चीज है। तो हम लोग इनका बात करेंगे। पहला हो चुका है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। नाउ विल सी रामकृष्ण परमहंस। कहाँ रहते हो नीतीश? कल्टी मारने के विचार में था क्या रे? बस हम तुमको बोल दिए कि आज होगा राइटिंग फुल कल्टी, तुमसे पहले हम कल्टी मार दिए, दिमाग में कल्टी मार दिए कि इतना अच्छा टॉपिक है कैसे छोड़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। देखो ये कहते थे कि दूसरा का क्वालिटी, गुड और बैड क्वालिटी क्या बतियाते हो तुम लोग, काम करो ना, कोई फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। कई बार जैसे मेरा भी आदत है, ठीक है, ये गलत बात है। ये स्वामी विवेकानंद, ये रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि जो आदमी समय बर्बाद करता है गुड और बैड क्वालिटीज दूसरे के बारे में बोलने में, कई बार बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत खराब है, ये बोलते हैं कि टोटल टाइम वेस्ट है, ये बात मत करिए। यानी कि डोंट टॉक अबाउट अदर्स, उसमें बर्बाद मत करो समय। डोंट टॉक अबाउट अदर्स, अदर्स गुड और बैड क्वालिटीज, पूरा लिख लेना तुम लोग। डोंट टॉक अबाउट अदर्स गुड और बैड क्वालिटीज, ये क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है। ये कहते हैं सिंसियर रहो, बहुत सिंसियर रहो, ईमानदार रहो। उतना ही नहीं, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, जैसा आपका थॉट्स है उस हिसाब से आप चलो, किसी को कॉपी करने का प्रयास मत करो, अपने हिसाब से चलो, सक्सेस हो जाएगा। समझे। ये कहते हैं कि यदि दुनिया में सेफ रहना है, यदि दुनिया में सेफ रहना है, यानी कि वन इज सेफ टू लिव, आदमी सेफ है जिंदगी में, वन इज सेफ टू लिव इन वर्ल्ड, यदि उसके पास इफ ये दो चीज हो तो क्या? विवेक का, विवेक बताता हूं, इंटेलेक्ट, और दूसरा क्या कि वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या होता है? डिवोशन टू गॉड। तो कभी भी कुछ भी आपत्ति आता है तो देखते हो ना घर वाले क्या बोलते, भगवान है, भगवान दुख हर लेंगे, एक ही बार में प्रेशर फुल रिलीज, वैराग्य। तो बढ़िया है कि नहीं है उस हिसाब से? नहीं तो तुम लोग रहेगा झूठ मूठ का बहुत बड़ा लॉजिक लगाना शुरू कर देगा, जो कि तुम्हारे बस की बात ही नहीं है वो चीज, है ना। भगवान पे छोड़ दो। ये तो खुद डिवोटी है ना, तो एक्सट्रीम डिवोटी आदमी है, समझा करो। विवेका का मतलब क्या होता है? विवेका का मतलब होता है कि इंटेलेक्ट
इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है? रियल और अनरियल में डिफरेंस जानना। जैसे जो आदमी के पास विवेक होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, वो जल्दी घबराता नहीं है, उसको लगता है अरे ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ये इतना अपताने वाली बात क्या है, पेशेंस क्यों रखना है, मतलब इतना हड़बड़ाना क्यों, प्लेंटी ऑफ पेशेंस। वही इंटेलेक्ट है, वही विवेका है। जैसे जो काम 2 दिन बाद होगा उसको तुम अभी करोगे तो कैसे काम चलेगा, और जो काम आज ही करना है उसको फिर नेक्स्ट डे उसको पोस्टपोन करोगे तो ये भी कैसे चलेगा। जैसे कहते हैं ना कि कबीर जी का दुआ है ना जी, कल करो सो आज करो, बल है ना। तो अब आदमी लोग ऐसा है कि वो परसों काम भी आज ही कर लेता है, तो ऐसा नहीं है, कुछ परसों भी करना होता है काम। और कहने का मतलब कि ठीक ठीक टाइम पे ठीक ठीक काम करो, यही इंटेलेक्ट है हमारा, यही रियल और अनरियल के बीच में डिफरेंस है, समझे ना। तो ये कहते हैं कि इस दुनिया में यदि सेफ रहना है तो 2 पैरामीटर बहुत जरूरी है। एक क्या है? विवेक होना, यानी कि इंटेलेक्ट होना आपके पास, क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में वेद। दूसरा क्या? वैराग्य होना, डिवोशन टू गॉड, यानी गॉड पर विश्वास करना। यदि ये 2 चीज है तुम्हारा, यानी कि गॉड को भी विश्वास करो, साथ साथ तुम्हारे पास इंटेलेक्ट भी है, तो खतरनाक कम, यानी कि ब्लाइंडली भरोसा मत करो। कहने का मतलब खुद कैप लगा रहा है विवेक, है कि नहीं है। कई लोग तो ब्लाइंडली भरोसा, कोई भी आता है आदमी ऐसे घंटी बजाते हुए आता है, कहता ज्यादा नहीं, इतना इतना देना है, दे दिए। तुम ये सोच के दे दिए कि तुम्हारा पैसा कहीं उचित जगह पे यूज होगा, ऐसा नहीं होता, उसका पार्टी हो रहा होता है कि नहीं है। तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन से ही तुम्हारा लाइफ सेफ हो सकता है, एज पर रामकृष्ण परमहंस। समझ गए ना। देखो ये कहते हैं कि देखो महिला जो है, वुमेन, ये कैसी भी हो, ठीक है, गुड हो बैड हो कैसी भी हो, ये क्या है? मदर है। यही रीजन है कि अपने वाइफ को भी मदर की तरह ट्रीट करते थे, सरला देवी को भी मदर की तरह ट्रीट करते थे, यही रामकृष्ण थे, समझे ना। और ये जो हम बताए हैं तुम लोग को ट्री वाला कॉन्सेप्ट तो जान ही लिए हो तुम, मैं इनका कोटेशन थोड़ी देर में लिखा दूंगा। देखो ये इनका ये भी समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा कि मनी शुड बी सर्वेंट ऑफ मैन। देखो ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें समझना होगा तुम लोग को। इसका मतलब क्या कि मैन कई गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए मनी से, यानी पैसा का सवाल नहीं चढ़ना चाहिए लोगों के ऊपर। पैसा बाबू उसके लिए सर्वाइवल के लिए है, समझे ना। पैसा का वो जो चकाचौंध वाला जो चीज है ना, वो नहीं आना चाहिए उसके अंदर। जिस दिन आ गया ना तो ये खत्म हो जाएगा, ये दो चीज। तो मनी शुड बी सर्वेंट ऑफ अ मैन, मैन शुड नॉट बी सर्वेंट ऑफ मनी, वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। ये कहते थे कि पेशेंस रहना सीखो, लर्न पेशेंस, धैर्य सीखो, समझे। ये कहते हैं कि जितने भी रिलीजन है, ईच रिलीजन, जितने भी दुनिया में रिलीजन है, आप जानते हो रिलीजन बहुत सारे रिलीजन है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग तरीका है, डिफरेंट वेज टू रीच सेम गॉड। खुदा एक ही है, रास्ता अलग है। गॉड यहाँ बैठे हुए हैं तो कोई हिंदू से इस तरह जा रहा है, कोई अल्लाह से इस तरह जा रहा है, कोई क्रिश्चियन से ऐसे जा रहा है, मगर गॉड यहीं पे है। रास्ता अलग हो सकता है मगर रिलीजन अलग, वही रिलीजन अलग अलग पाथ है, मगर जाना सब कुछ सेम जगह है, मंजिल सेम है। वही मंजिल क्या है? गॉड, वैकुंठ, मुक्ति, एनलाइटमेंट, है कि नहीं है। बस वही जिन्ना उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। जिन्ना मतलब उससे किसका कॉन्सेप्ट है? जिन्ना, जैनिज्म वाला। देखो अब ये भी समझना होगा तुमको कि बोलते कम से कम आदमी को हैप्पी होना चाहिए। यदि जिंदगी में एक आदमी को भी मदद कर दी है ना तो यू शुड फील हैप्पी, यानी कि सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, इज सर्विस टू गॉड। समझे? इतना नोबल विचार है इनका। और ये ट्रू नॉलेज पे बात करते थे, विवेका का बात हुआ तो ट्रू नॉलेज पे ही बात होगा।
समझे ना। और इनका मैं कुछ लिखा देता हूँ तुम लोग को, कोटेशन लिखा देता हूँ, 2 कोटेशन लिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा अच्छा कोटेशन है इनका। देखो, मैनी गुड सेइंग्स यानी कि कहावतें हैं, मैनी गुड सेइंग्स आर टू बी फाउंड इन हॉली बुक्स। बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ तुमको किताब में पढ़ने को मिल जाएगा, ग्रंथ में पढ़ने को मिल जाएगा, बट मेरली रीडिंग देम, केवल रीडिंग करने से देम विल नॉट मेक वन रिलीजियस। अच्छे अच्छे चीज़ तो मिल जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा बात मिल जाएगा, केवल मैं पढ़ने से नहीं होगा, तो क्या करने से होगा? अभ्यास करने से होगा, उस तरह बनने से होगा। समझे ना। सिलेबस तो हर कोई पढ़ सकता है यूपीएससी का, तो क्या हर कोई कलेक्टर बन जाता है क्या? समझे ना। अब देखो, एक कोटेशन ये हो गया इनका, एक और मैं लिखा देता हूं। और देखो, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा है माइंड के ऊपर, इट इज द माइंड, ये हमारा दिमाग है, इट इज अ माइंड दैट मेक्स, ये दिमाग है जो एक को चालाक बनाता है और एक को बेवकूफ बनाता है, इग्नोरेंट। इट इज द माइंड दैट मेक्स वन वाइज और इग्नोरेंट, या तो बाउंड बना सकता है, या जकड़ा हुआ बना सकता है, या फिर तुम्हारा एम्पावर्ड बना सकता है, या एमेंसिपेटेड बना सकता है। एमेंसिपेटेड क्या होता है इसका मतलब? एम्पावर्ड बना सकता है, खुला हुआ सोच का आदमी। तो ये हमारा माइंड ही है जी, समझ रहे हो ना। इसको अलग कर दो। इट इज अ माइंड दैट मेक्स वन वाइज और इग्नोरेंट, बाउंड और इमेंसिपेटेड। क्या होता है इमेंसिपेटेड? एम्पावर्ड, सशक्त करना। ये हमारा माइंड ही है जो हमको सशक्त कर सकता है। यदि माइंड नेगेटिव हो जाए तो पूरा हमारा सब चीज़ नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यदि हमारा ब्रॉड माइंड ना हो, नैरो माइंड हो, पैराक्यूल नेचर को हो हम, यदि हम पैराक्यूल नेचर के हैं यानी कि नैरो माइंड वाला दिमाग वाला है, तो जानते हो क्या होगा इसका हश्र। इसलिए हमेशा दिमाग खोल के काम करना चाहिए। रामकृष्णा परमहंसा, समझ गए ना। अब इनके शिष्य, जो सबसे प्यारे शिष्य विवेकानंद के बारे में जानेंगे हम लोग, स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो बिल्कुल 2-2 पॉइंट बताना है सभी स्टूडेंट को इनके बारे में, तो क्योंकि इनके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हो चुका है क्लास में अभी तक। सभी लिख लिए हो ना। और इनका जैसे कि तुम लोगों ने वैल्यू एडिशन दिया था कि रामकृष्ण मिशन इन्होंने बनाया था, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणा टेम्पल में वो रहते थे। ये सब वैल्यू एडिशन से लिख लेना वहाँ पे, नहीं तो हाँ नहीं, इनका ही है। बाद में वो और एडिशंस किए थे। विवेकानंद ने मठ बनाया था, मठ, हाँ, रामकृष्ण मठ बनाया था, मिशन उन्होंने ही बनाया था। मठ, हाँ, मठ स्वामी विवेकानंद बनाए थे, जाकर चेक कर लेना। ये हो गया ना सब काम। तो ये बताओ तुम लोग, जब तक मिटाते हैं अभिषेक, जरा बताना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में 2 पॉइंट बताना, ये छोड़ के, ये कोटेशन छोड़ के, जो हमारे साइड में हो उनको मत बताना। प्रैक्टिकल बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, वेरी गुड। और क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तब मठ होगा उनका, देख लो ना, यही मठ होगा, उनका होगा, मठ उन्होंने किया। हाँ ठीक, रामकृष्ण मिशन इनका होगा, मठ उनका होगा, मतलब समझे ना। बताओ तुम लोग, बताओ। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करते थे। और अभिषेक एक पॉइंट और बताओ। ओके, एनीवे, सुनील, एनी पॉइंट रिगार्डिंग स्वामी विवेकानंद? Correct. And great orating power. Correct. Even our prime minister also these days uses
instead of saying ladies and gentlemen, brother and sister, he used first time in USA. Correct. While giving His speech. and he was the first one, he was the one who wanted to change our country, and he is the first that focus on youth in our country. Very good. Youth is a more powerful Correct, correct. to change the country. फाइन ओके कोमल तुम बताओ स्वामी विवेक अब पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए पीछे वाला बताओ आई कम टू यू सर शिकागो में जो रिलीजियस मीट हुआ था उन्होंने हिंदू को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया क्या चीज़ का रिप्रेजेंट किए थे हिंदू को ओके हिंदू रिलीजन Okay. रिप्रेजेंट किया शिकागो पार्टी ओके ठीक है और और ये ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी हाँ सही बात है यूथ के इंस्पिरेशन हाँ यूथ के तो जब तक दुनिया रहेगा मतलब इंडिया रहेगा तब तक स्वामी विवेकानंद रहेंगे यूथ के अभी भी मैंने बताया था रिसेंट सर्वे के बारे में सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद ही है अभी भी जबकि यूट्यूब पे हमारा यूथ सब इधर उधर पड़ा रहता है मैं इंस्पिरेशन के लिए स्वामी विवेकानंद के पास ही जाता है ये सर्वे है रिसेंट सर्वे है मैं बता रहा हूँ तुम लोग को सिंगल आदमी जो सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक रहा है वो स्वामी विवेकानंद अभी भी है हम लोग के लिए तो बहुत बड़े प्रेरणा है ठीक है ना हाँ तुम बताओ अनुराग क्योंकि तुम तो स्पेशल डिवोटी हो इनका रिमेरेज था ना उसके लिए वो मतलब जो विधवा जल्दी हो जाती है उसके लिए बिल्कुल सही बात है सोशल रिफॉर्मर थे काम किए थे ये सर आपके कास्ट होने में हाँ डॉगमेटिज्म पे उतना बिलीव नहीं था इनका हाँ सबका हो गया यू कुछ पता है स्वामी विवेकानंद के बारे में He was a great teacher and admirable person. He uplifted the essays. ओके और तो ठीक है तुम बोलो Same like as his teacher, like Ramakrishna Pradhan. हाँ उन्हीं के सारे टीचिंग्स को वो फैलाए थे. बिल्कुल ग्रेट योगा में विश्वास रखते थे. हाँ 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 ये बिल्कुल सही बात है इन्होंने वेदांता पे काम किया। बिल्कुल वेदांता पे काम किया ये कौन बोलेगा नियो वेदांता वेदांता भी कैसा नियो वेदांता Yes, sir. हाँ कितना तो पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर में तुम लोग को कैसे भूल गया तुम लोग No, sir. I mean, चलो बोलो जल्दी बोलो बोल और बताओ और yes, sir. इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. हाँ ये कौन बोलेगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कितना बड़ा रोल था स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा इनको फादर ऑफ क्या बोला जाता है मूवमेंट. हाँ सो फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है इनको इंडियन नेशनलिज्म हाँ, है कि नहीं है भाई पार्लियामेंट से तो आया है उनका जो वहाँ पे अपने इंडिया की ग्लोरी को दिखाया था. हाँ. क्या बोलते हैं, अपने एजुकेशनल पावर से अपने एनर्जी से अपने स्पीकिंग. इनको सुनने के लिए निकोसला जो क्या है टेस्ला भी पहुंचता था वहाँ पे हाँ, ग्रेट डेडिकेशन और इनका काम जो बोलते हैं एक्यूरेसी और क्या बोलते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी और बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं है कंसंट्रेशन ये चलने के बाद कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हाँ. होता है. ये चलने के बाद वो स्पीक करते थे. देखो वो पहली बार करते थे मगर कोई ये नहीं बोल सकता कि वो पहली बार कर रहे हैं ठीक है कोई भी चीज़ को पहली बार करते थे और ऐसा अच्छा कर देते थे लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया परफेक्शनिस्ट थे वो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन था डिक्शनरी पढ़ते थे तो पेपर फाड़ के फेंक देते थे याद हो गया अब क्या काम का है डिक्शनरी ठीक है उस लेवल का माइंड था तो यानी कि ऐसे देखे हो गया याद हो गया वो चल गया माइंड में अब वो नहीं इरेज होने वाला कभी तो ये हो सकता है लोगों में मगर उस लेवल का कंसंट्रेशन होना चाहिए ना माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए बहुत लंबा लंबा मेडिटेशन करते थे स्वामी विवेकानंद चले जाते थे एकदम बाहु घंटों घंटों कर रहे हैं मेडिटेशन जस्ट फ्यू सेकंड. ठीक है ना हाँ कब आएगा हम लोग के अंदर वो सब चीज़ हाँ देखो अब ये समझना होगा तुम लोग को जैसे कि मैंने कुछ तो कहानी बता ही दिया तुम लोग को कि वेस्टर्न फिलोसॉफी के ऊपर इन्होंने पढ़ाई किया है ना हिस्ट्री के ऊपर पढ़ाई किया स्पिरिचुअल क्राइसिस से गुजर रहे थे और यही स्पिरिचुअल क्राइसिस को
फिलअप किया है इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने, क्योंकि स्पिरिचुअल आसान चीज़ नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे फिलोसॉफी के लिए गुरु होना जरूरी है कि नहीं है। आत्मा परमात्मा का बात ऐसे आदमी थोड़ी समझ सकता है, उसके लिए एक गुरु हो जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, वही ना बता सकता है जी। जैसे वेद का ज्ञान में क्या था, गुरु सिखाते थे, गुरु शिष्य परंपरा। तो बिल्कुल जितने भी स्पिरिचुअल क्राइसिस से गुजर रहे थे तो गुरु ने बहुत सहयोग किया इनको। तो ये यहाँ तुमको समझना होगा कि वेदांता, वेदांतिक नॉलेज, वेदांतिक नॉलेज पे बहुत काम किया इन्होंने और दुनिया में ये फैलाए हैं। मैंने क्या बताया है तुम लोगों को वेदांतिक नॉलेज के बारे में? वेदांता अभी तक का दुनिया में सबसे हाईएस्ट फिलोसॉफिकल कोई किताब लिखा गया है तो वेदांता है कि नहीं है? इससे बड़ा फिलोसॉफी कभी कोई किताब में नहीं आया है। वेदांतिक सबसे, वेदांतिक नॉलेज यानी कि वेदांता उपनिषद जिसको कहते हो, दैट इज द एंड ऑफ वेदा, ये जो किताब है इससे बड़ा हाईएस्ट फिलोसॉफिकल आइडियाज कोई डेवलप नहीं कर पाया है। हाँ, ये है वेदांता। तो ये वेदांता का काम। वेदांता में क्या था? वेदांता में क्या है? वेदांता मतलब है कि मोनोथोइज्म, एक। मोनोथीज्म का मतलब क्या होता है? एक गॉड, यानी कि वन गॉड, एक भगवान में बिलीव करना। हाँ, इसमें डिफरेंशिएशन यही था कि राजा राम मोहन रॉय कहते थे कि आइडल वर्शिप नहीं होना चाहिए, मैं ये कहते थे कि आइडल वर्शिप इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंतर था। स्वामी विवेकानंद आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे, लेकिन वेदांता ही पढ़ते थे, वेदांता को ही आगे ले गए। राजा राम मोहन रॉय भी वेदांता नॉलेज को ही आगे ले गए, मैं वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। समझ रहे हो ना? ये मैंने बताया था तुम लोग को। अब देखो, ये इनका मानना था कि एजुकेट करो वुमेन को, महिलाओं को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्होंने कहा यस, एजुकेट वुमेन। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव यूथ में इन्होंने लाया है। यस, हम लोग लड़ सकते हैं ब्रिटिश से भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, लोगों में बिलीव का बहुत कमी है। हम लोग क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी है, क्या कैसे देश को आज़ादी दिलाएंगे? तो ये यूथ को बहुत अट्रैक्ट करते थे अपने वॉइस से। ये वन आइडिया पे बात करते थे, है कि नहीं है? एक आइडिया ले लो, उसी के साथ जियो, उसी के साथ मरो, उसी के साथ सो, सक्सेसफुल हो अपनी जिंदगी में। ओनली वन आइडिया। अब स्वामी विवेकानंद का आ रहा है तो बोलेंगे ही तुम लोग को। देखो कि क्या है, देखो डिसिप्लिन, इनसे वैल्यू जो सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं हम लोग। डिसिप्लिन सीख सकते हैं, सेल्फ बिलीव, बताओ कितना बिलीव है इनको? इतना बिलीव है कि कोई गया है इतना शिकागो पार्लियामेंट में, उसमें इतने लोग आए, दुनिया से लोग आए, इतना यंगेस्ट आदमी गया है भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो बिलीव ही है ना। और उसमें जाके इस लेवल पे क्रिएट कर लेना तो बहुत बड़ा बिलीव हो गया। इतना यंग एज का लड़का जाके वो पार्लियामेंट में बोल देना। कोई जाता है, एक्सपीरियंस मान जाता है, जिसको अभ्यास हो गया है। ये तो डायरेक्ट जा रहे हैं वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, और उस समय यूनाइटेड स्टेट्स मतलब बहुत आगे हो गया ना इंडिया से। इंडिया गुलाम है, गुलाम वाला देश से। अब उसके बाद क्या छपा वहाँ पे, तुम लोगों को पता ही है। जो वहाँ का जो न्यूज़पेपर था उसमें सुना कि ये मॉन्क को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस देश में ब्रिटिश कर क्या रहा है। यानी कि इतना लर्नर्ड आदमी का देश में ब्रिटिश का क्या काम है? तो उस लेवल तक का औधा पहुंचा, मतलब उस लेवल तक का पहुंचा दिया इन्हें अपने स्पीच ने। इसलिए जो लीडर अच्छे होते हैं तो कंट्री का भी बहुत नाम होता है कि नहीं है? जैसे घर से कोई अच्छा पढ़ लिख के बाहर निकले और वो बात करे तो कहते घर में क्या संस्कार है इसका। वही तरह यदि देश को कोई रिप्रेजेंट करे या कोई ऐसा आदमी, क्या बोले, क्या देश का संस्कार है इसका। समझ? जैसे नेहरू जी कंट्री को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते थे इंटरनेशनल अरेना में। समझ रहे हो ना? बेस्ट थे। अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया में इस लेवल का कोई नेता नहीं हुआ जितना नेहरू जी थे। ब्रांड एम्बेसडर थे वो नेहरू जी। ये रियलिटी है बाबू।
अभी तुमको भले कोई बोले नहीं बोले वो अलग बात है। नॉलेज समझे नहीं, इस पे इन्होंने बहुत काम किया है। इनका देखो थ्योरी ऑफ एथिक्स पे बहुत वर्क किया है, थ्योरी ऑफ एथिक्स पे लिखा है इन्होंने, ठीक है। और भी मैं बताना चाहूँगा तुमको, ये कहते हैं कि बिल्कुल साइंस को ले जाओ, हम मना नहीं करते हैं, साइंस होना चाहिए, प्लस साथ साथ तुम्हारा रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो रूट है वो भी रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखो, इनका एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। जब गए वहाँ पे भाषण दिए गुरुजी, तो टाई और उसमें दिए, सूट में दिए। मैं जब आए तो फिर पूरा सर उड़ा दिए, अब फिर मोंग बन के आ गए। इसका मतलब एडेप्टेशन गजब है, मगर अपना जो कस्टम्स है वो भी नहीं भूले हैं। यही तो है, साइंस अपनाओ मगर रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो रूट्स है वो आपके साथ होने चाहिए। हम लोग क्या है कि थोड़ा सा देख लेंगे, डिनर टेबल देख लेंगे, हाँ डिनर टेबल आ गया है बाबू, आ रहा है गरम गरम खाना, तो उसी पर लटक जाएंगे। अब किसी को देखेंगे धरती पे वो खा रहा है तो बोलेंगे व्हाट अ पोर मैन, है ना, क्या भूखा नंगा है, बोल देगा। ये नहीं देखेगा 2 दिन पहले वहीं पे तुम भी खा रहे थे, समझे ना। तो मतलब हमारा इंडियन तो बहुत सिंपल आदमी होता है। इंडियन में हकीकत में इंडिया में कोई दिखावटीपन नहीं है हमारा इंडियन कल्चर में। हाँ, हमारा बहुत प्रैक्टिकल है। हम कहीं पे भी देखे, कोई भी बच्चा से बात करना शुरू कर दिए, कहीं पे भी देखे नीचे बैठ गए, कहीं गुस्सा हुआ जाकर भगवान को गरिया दिया, खुश होकर फिर चल रहे हैं। मतलब ऐसा हम लोग का स्वभाव रहा है। इंडियंस लोग यही है ना। 1970 और 1980 के दशक में नहीं देखा तुम लोग अमिताभ बच्चन कैसे टेम्पल में लड़ता था, और जब उसकी बहन बीमार हो जाती थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, यहाँ चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, वहाँ पे ऊपर में फिर थोड़ा लाइटनिंग होगा, फिर वो ठीक हो जाएगी। क्या है, प्रेशर, तुरंत भगवान पे आकर प्रेशर रिलीज हो गया, और फिर थोड़ा देर में वो त्रिशूल दिखाएगा ऐसे लाइटिंग करके, वहाँ ठीक हो रहे हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब इतना ट्रेमेंडस प्रेशर में थे। हमारा माँ बीमार थी, हमारा बहन बीमार थी, सब क्राइसिस में था, पैसा जेब में 1 रुपया नहीं था इलाज करवाने के लिए, भगवान हर लिए दुख। ऐसा होता है क्या? मतलब इस लेवल का हमारा माइंड है। ये तो फैक्ट है कि नहीं है? घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, सब बाबू बैठ जाएगा वो जंतर मंतर लेके, राम चालीसा शुरू, हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा घर में, हनुमान जी का जपो जपो जपो, पक्का काम होगा, जपना होगा और काम हो भी जाता है। तो ये बात समझो ना तुम लोग, यानी कि हम इंडियन लोग जो है, इंडियन लोग किस लेवल तक का अचीव किया है माइंड को, झेलने का ताकत। अभी तुमको पता है डिप्रेशन, देखो ये तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर समझ सकते हो इस बात को। वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ बाबू, इतना को जो है नन्ना मुन्ना वो डिप्रेशन में है, बताओ उसको क्या डिप्रेशन में जाने की जरूरत है? छोटा बच्चा बुजुर्ग सब डिप्रेशन में है। 17 साल की लड़की, 17 साल का लड़का लोग, अभी जो यूथ हो रहा है, यंग हो रहा है, वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं खत्म करने का, वो पिल्स पे पिल्स खाया जा रहा है। इतना ज़्यादा है डिप्रेशन। हमारे इंडिया में देखो ना, 17-18 साल हो, बच्चे से कान के नीचे बजा देगा डैड लोग, भागो वहाँ जाओ खेलो उधर, और चुपचाप अपना जाएगा वहाँ पे, थोड़ा रो लेगा अपना, फिर भगवान को याद कर लेगा, फिर अपना पढ़ाई शुरू कर देगा। देखो कितना आसानी से तुमने प्रेशर रिलीज कर दिया। ये आर्ट है, और ये आर्ट कहाँ से आता है? रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रूट से आता है, समझे ना। तो ये चीज़ हमारा इंडिया का है, इसको हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, देखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था? इसमें इन्होंने जो नेशंस को अवेकन किया था, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने बारे में लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को लग रहा है कि इंडियंस लोग कुछ है ही नहीं, गरीब लोग है, कुछ नहीं कर सकता है। तो इनको बताया कि इंडिया का प्राइड क्या है, यानी ग्लोरी। इन्होंने इसमें सिखाया कि सेल्फ प्राइड करना सीखो, स्वाभिमान से जीना सीखो। और यहाँ से जाके इन्होंने क्या किया? नेशनलिज्म को प्रमोट कर दिया, है ना। इसलिए फादर ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को।
तो बहुत कुछ है इनके बारे में। इन्होंने हिंदुइज्म को फिर से, वही नेशनलिज्म, मतलब ये यहाँ पे हिंदुइज्म को फिर से रिवाइव किया इन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया अच्छे से। जितने भी उसमें आडंबर आ गए थे ना, उसको रिवाइव किया। हिंदुइज्म रिवाइव हुआ है इनके वजह से, इनके प्रयास के वजह से। तो इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं? ऐसे तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है, अब तुम लोग और भी पढ़ लेना इनके बारे में। इनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस सीख सकते हैं। इनसे हम नेशनल इंटीग्रेशन का सीख सकते हैं कि देश के लिए कैसे काम किया जाए। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन बिल्डिंग सीख सकते हैं, देश कैसे बनाया जाए, देश का कैसे निर्माण हो, यह सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंस सीख सकते हैं, वहाँ पे लिखा गया ना जी, कॉन्फिडेंस सीख सकते हैं। सेल्फ बिलीफ सीख सकते हैं, पेशेंस सीख सकते हैं, धैर्य। और ऐसे भी मेडिटेशन करने वाला आदमी के अंदर बहुत धैर्य होता है, समझे। इनसे हम प्रिजर्वेरेंस सीख सकते हैं, वही स्ट्रांग विल पावर। इनसे हम लव सीख सकते हैं। लव क्यों? क्योंकि ये बहुत दुखी रहते थे गरीब लोग को देख के, बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। ये कहते थे, देखो मैं यहाँ लिखाता नहीं हूँ, मत सुन लेना तुम लोग। ये कहते थे यदि आज इंडिया में ये हालत है तो कारण है गरीब आदमी का होना। जितना जनसंख्या गरीबी का होगा उतना देश खराब होते चला जाएगा। अभी तो लगता है कि बहुत यूजुअल बात है, उस समय ब्रिटिश के टाइम में इस तरह का बात करना बड़ी बात है कि नहीं है? यानी कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट तुम बोल रहे हो, है कि नहीं है? तो इनका ये कहना था, ये बहुत कुछ मतलब ये चीज़ बोले थे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है, ये कहते हैं कि तुमको लगता है तुम सही है तो सही है, तुमको लगता है तुम गलत है तो तुम सही है। यानी कि सोचने से होता है। आप जैसे सोचते हो अपने बारे में वैसा आप हकीकत में हो। यदि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो तो रियल में आप बहुत अच्छे हो। यदि लगता है कि यस आप अच्छे नहीं हो तो सच में आप अच्छे नहीं हो। सोचने से होता है। बिल्कुल स्वामी विवेक, देखो मैं पढ़ देता हूँ, लिखूंगा नहीं। देखो, वॉट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, जो सोचोगे वो बनोगे। इफ यू थिंक योर सेल्फ वीक, यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो वीक यू विल बी, कमजोर हो जाओगे। इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रांग, यदि आपने आपको लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं तो स्ट्रांग बन जाओगे। सोचने से होता है, थॉट प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरुआत यहीं से होता है। यदि यहीं से हमको लगना शुरू हो जाए कि हम बेकार है, सच में ही बेकार हो, और आप खुद अपने आप को बेकार बना रहे हो सोच सोच के। यदि अपने आप को लगे नो आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, किंग बनोगे। देखो सेल्फ बिलीफ कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिस जर्नी में तुम लोग हो। इस जर्नी में क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और एक कोटेशन मैं बता देना चाहता हूं, जो कि तुम लोग को उस दिन मैंने इंटेलेक्चुअल टॉक में बता दिया था कि कंडेम नॉन, इफ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड डू सो। यदि आप हाथ फैला सकते हो तो करो, यदि नहीं फैला सकते हो तो ब्लेसिंग करो, अपना भाई बहन को काम करने दो, गरीब को हेल्प करने दो। ये भी इनका बोला हुआ चीज़ था, ठीक है। तो बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट है इनके बारे में? और कुछ जानना है तुम लोग को? हो गया ना, समझ गए ना? एनी डाउट पूछे? चलो ठीक है, अभी तो दिमाग तेज है तुम लोगों का, अभी तो बता ही दोगे। अब बात करेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, जो कि मेरे फेवरेट है, राजा राम मोहन रॉय। इसे तुम लोग का थोड़ा सा हिस्ट्री भी रिवाइव हो जाएगा, समझे ना। तो नीतीश तुमसे पूछना चाहेंगे 2 पॉइंट इनके बारे में, राजा राम मोहन रॉय के बारे में 2 पॉइंट जरा बताना हमको। Many organizations to improve the health of the people, in health of the people, and contribute in social events, contribute in enhancement of social activity, just like sati system, widow remarriage, etc. वेरी गुड। तुम बताओ बाबू, तुम बताओ राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताओ तो। राजा राम, हाँ कुछ नहीं जानते हो? अभिषेक कुछ पता है इनके बारे में? तुमको तो पता होना ही चाहिए, बोलो।
करेक्ट। He worked on widow marriage. विडो रिमोरिज या फिर सती? Sati actually Sati. he married In 1729 he worked in Sati. 1829 and he was also the founder of Vedanta. हाँ, College. वेदांता कॉलेज। Yes. आदि ब्रह्म समाज में तो बाद में फैक्शंस हुआ। Yes sir. और कुछ? Yes, sir, religious reformer भी थे सर। हाँ, रिलीज रिफॉर्मर है, बिल्कुल काफी ऑर्थोडॉक्सी प्रिंसिपल को उन्होंने खत्म किया था। बिल्कुल। Buddhism से। संवाद कुमुदनी, मृतुल अखबार, Yes sir. Then first फर्स्ट बैन होने वाला पेपर है भारत का, sir. इनका लिखा हुआ था। अरे इनसे ज़्यादा कोई विद्वान आदमी धरती पे नहीं जन्मा है अभी तक। नंबर वन ये समझो, इनको 14-15 लैंग्वेज का ज्ञान था, और वो भी ग्रामर के साथ, और सभी में स्कॉलरे थे ये। ऐसे नहीं केवल जानते थे, उस सब में लिख सकते थे, सब में इनका छपता था। तो ये इनको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। पहला मॉडर्न मैन है भारत के राजा राम मोहन रॉय, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, बिल्कुल ये वेस्टर्न एजुकेशन में बिलीव करते थे और वेदांता पे भी बिलीव करते थे। दोनों कोलैबोरेशन में चलते थे। ये जीसस को भी मानते थे, हिंदुइज्म को भी मानते थे। ये उर्दू भी जानते थे, पर्शियन भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, सब जानते थे। ये हिब्रू भी जानते थे ये। तो जितना लैंग्वेज था ना उस समय सब जानते थे, मतलब इधर का, इस वाला एरिया का। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी पुरुष थे, ये अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे के थे ये, इसलिए इनको मॉडर्न मैन कहा जाता है। ब्रिटिश ने किताब, राजा जो किताब दिया गया है ब्रिटिश के द्वारा, हाँ नहीं इनके, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वेरी गुड, करेक्ट करो। जिनके दरबार में थे उन्होंने दिया था, बाद में ब्रिटिश ने इनको ले लिया रिप्रेजेंट करने के लिए। ब्रिटिश के पास गए थे ना रिप्रेजेंट करने के लिए, ये उसके लिए ये पर्टिकुलर दरबार में रहते थे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश के पास गए। तो इनका कैलिबर देखा कि ये है कौन ये आदमी। तब ये हर समय रिफॉर्म्स का बात किए हैं, सिविल सर्विस में भी रिफॉर्म्स का बात किए हैं। हाँ, वेरी गुड बहुत अच्छा, याद है तुम लोग को, वेरी गुड। और बताओ तो। और सर हाँ, ये अपने थॉट के लिए, अपने बिलीफ के लिए, अपने घर वाले से भी करके। हाँ बिल्कुल, देखो इनका जो भाभी जी थे, भाभी जी का सती हुआ। सती जानते हो ना तुम लोग? सती जानते हो क्या होता है? सती क्या होता है जरा बताओ कोमल। जो जिसके हस्बैंड मर जाते हैं तो वो वाइफ को भी जलना पड़ता है, आग में जला दिया जाता है जिंदा। इतना हालत बुरा है ये होता है सती। इसके घर में हुआ था, इनके भाभी के साथ हुआ था। ये बेचारा बचा नहीं पाया उस समय, इस चीज़ का उनको बहुत दुख था, बचा नहीं पाए। तो उसके लिए पूरा जिंदगी भर संघर्ष किया उस चीज़ को, और फाइनली 1829 में विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेंटिक, विलियम बेंटिक कह सकते हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक के हेल्प से ये एक एक्ट लाए, कानून व्यवस्था, एबोलिशन ऑफ सती एक्ट। और विडो रिमैरिज पे इन्होंने काम किया है। ये अलग बात है कि विडो रिमैरिज पे बाद में जाके वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक्ट लाया है, मैं इन्होंने बहुत काम किया उस पर भी। हाँ इनका ही है, बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे कैरी फॉरवर्ड किए हैं इनके, देवेंद्रनाथ टैगोर उससे पहले आए हैं। करेक्ट, समझ गए ना बात को? तो इनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, बहुत बड़ा रोल है अभी भी। वही तो मैं भी कभी सोचता हूँ कि बताओ हम लोग अभी 21st सेंचुरी में रहते हैं, है ना। अब ये कब का प्रोडक्ट है? देखो ये 1829 के आसपास के प्रोडक्ट है ना। और अभी देश में चल रहा है 2022। कितना गैप है देखो, 200 साल का गैप है। अभी भी लोग उतना प्रोग्रेसिव नहीं है जितना वो प्रोग्रेसिव था उस समय। तो सोचने वाली बात है कि अपने समय से कितना आगे सोचते थे। अभी भी लोग का स्थिति खराब है, अभी भी डॉगमेटिज्म है कि नहीं है, ये मत करो। अब बहुत कुछ है यार सोसाइटी में, कितना इविल्स अभी भी स्टिल है, और लोग तो बहुत बढ़िया से उस इविल्स को बना रहा है सब घर में बढ़िया से बैठ के।
समझ गए ना। तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो ये कहते हैं कि जो आदमी है, मैन या वुमेन दोनों, बॉर्न इक्वल, सब बराबर जन्मे हैं, अब सबको बराबर राइट मिलना चाहिए, इसलिए सेम राइट मिलना चाहिए सबको। क्यों किसी को ज़्यादा, क्यों किसी को कम, यानी कि मेल और फीमेल इक्वल है। समझे। ये कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन प्लस ईस्टर्न एजुकेशन दोनों का ब्लेंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन मेटलिस्टिक है, ईस्टर्न एजुकेशन पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। दोनों कोलैबोरेशन होने से बेस्ट रिजल्ट आएगा, जो कि स्वामी विवेकानंद भी कहते थे। समझे ना इस चीज़ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो ये वेदांतिक थे, यानी कि वेदांतिक नॉलेज को ही कैरी किए हैं। बिलीव इन वन गॉड को बिलीव करते थे ये, यानी कि मोनोथिज्म। इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, जानते हो तुम लोग। ये सपोर्टर फॉर राइट्स ऑफ वुमेन, इनके हेल्प से ही एबोलिशन ऑफ सती एक्ट 1829 बना। इतना ही नहीं, विडो रीमैरिज पे भी इन्होंने काम किया। समझे ना। और भी बहुत सारा चीज़ है इनका। ये बहुत रिफॉर्म्स का बात करते थे, रिफॉर्म्स का बहुत बात करते थे ये, जैसे इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस है ना, जुडिशरी का अलग कर दो, लेजिस्लेटिव सेपरेशन का। तो मैं बस रिफॉर्म्स लिख देता हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स था इन। ये कहते थे खाली स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, खाली किताब पढ़ देने से नहीं होता है, ऐसे कहते थे। तो इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझे। इनसे हम वैल्यूज़, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वैल्यूज़ क्या क्या सीख सकते हो। इनसे वैल्यूज़ कल्चरल डाइवर्सिटी सीख सकते हो, लॉजिकल रहना सीख सकते हो, है ना। इसमें तुम वेस्टर्न कल्चर सीख सकते हो इनसे डेमोक्रेसी सीख सकते हो, कैसे लोगों का भी मत लेके चले। और ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट मानना ये था कि एजुकेशनल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है सोशल रिफॉर्म के लिए, यानी कि एजुकेशनल रिफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म ये तुम लोग को पता चल ही जाएगा आज के एडिटोरियल में भी। एजुकेशनल रिफॉर्म आने से सोशल रिफॉर्म्स खुद ही आ जाता है। तो वही तो मैं कहता हूँ ना, एजुकेशन से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। यदि सही शिक्षा हो आदमी के पास तो इंटेलेक्ट होगा, विवेका होगा। जब विवेक होगा तो अपने आप जो कुरीति है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि एक घर में, देखो एक घर में एक आदमी पढ़ा लिखा है, तो क्या होगा कि वो अब अपोज करना शुरू कर देगा डॉगमेटिज्म को, ऑर्थोडॉक्सी बिलीफ को, और वो हर समय टोकेगा कि ये क्या होता है, फालतू का चीज़, ये क्या होता है। अब एक सिनेरियो इमेजिन करो कि घर में सब पढ़ा लिखा आदमी है उसी लेवल पे, तो कोई बात ही नहीं है वो सब चीज़, फिर पूरा खत्म हो गया। मैं एक आदमी पढ़ा है तो वो भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है बार बार तुमको बोल बोल के। होता है कि नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी है और वो रिचुअल्स को, कस्टम रिचुअल अच्छा चीज़ है, बुरा चीज़ नहीं है, मगर जो एक होता है ना फालतू वाला, ऑर्थोडॉक्सी वाला, जिसका कोई काम ही नहीं है, जो समय के साथ वो बनाया गया था, 500 साल पहले बनाया गया था, उसका अभी कोई रोल ही नहीं है अभी, क्योंकि सोसाइटी उस समय थे, जो नियम कायदे बनते हैं उस सोसाइटी उस समय के लिए बनते हैं, मैं उसको इस तरह लादा जाता है और उसको जनरेशन पास किया आता है और लोग उसको सैक्रोसेंट मान लेते हैं। दिक्कत ये है, लोग उसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान ऊपर बैठे हुए हैं डंडी लेके, वो मारेंगे पीठ पीछे। फिर तो इस तरह का अवधारणा बनता है लोगों में, परसेप्शन क्रिएट होता है। नेल काट दिया सैटरडे को तो ये होगा, अब क्या क्या होगा तो भगवान जाने।
एक तो दिन तो भगवान ने बनाया नहीं, इंसान ने बनाया। यस सर। दिन नाइट इतना होगा, दिन ये सैटरडे इसको बोला जाएगा, फ्राइडे इसको बोला, ये आदमी ने बनाया। तो ये कन्वेंशन भी आदमी ने ही बनाया, यस सर। अलग लेते है कि नहीं है? यस। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, मैं तो एक छोटा सा ही बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत अनेकों है जो तुम्हारे साथ लिव कर रहा है, तुम्हारे साथ जी रहा है। हमारे अंदर दम होना चाहिए इस तरह चीज़ को ना विरोध करने का। आज तुम विरोध करोगे, तुमको देख के दूसरा भी विरोध करेगा, उसको देख के तीसरा विरोध करेगा, और स्वर आस्ते 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 फैलते हुए जाएगा, और पता चलेगा कि सोसाइटी पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मगर तुम्हारे स्वर से और सोसाइटी का जो 100% वाला जो स्वर कहते हैं, इस बीच में 500 साल का गैप है। समझ रहे हो ना? बहुत लंबा गैप है ये गैप एक दिन का गैप नहीं है। तुम बाबू चल जाओगे, अपना बच्चा होगा फिर वो देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशंस है एजुकेशन को लेके ना। अब तुम अभी तो हम इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, अभी यदि हम विलेज साइड चल जाएं वहाँ पे बात करेंगे तो कोई उपाय नहीं है। बोले हो बेकार है, क्या बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या झूठों का फिलोसफी बतियाते हैं, कुछ है ही नहीं, कोई रिलेवेंस ही नहीं है। हमारा बढ़िया तो है, वही सब चीज़ बढ़िया है, क्या फालतू का बात करते हैं आप, है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, तुम्हारा आएगा बच्चा, वो करेगा ढंग से, टेंशन मत लो। तो अब गैप कितना हुआ बताओ? हमारा जनरेशन सीख लिया, मैं उसका जनरेशन 2 वाला जनरेशन बाद का सीखेगा वो चीज़ जो हमारा जनरेशन अभी सीख लिया। समझ गए ना? राजा राम मोहन राय जो सीखे थे अभी जाकर हमारा जनरेशन सीख रहा है। तो कितना अंतर हो गया बीच में, और इस तरह का वेरिएशन हर जगह है। तो सोसाइटी ओवरऑल कहाँ सुधरेगा? फिर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। जब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो फिर भी ज़्यादा रेशियो में लोग कर रहा है, वो पहले वाला ही चीज़ फॉलो कर रहा है, और वो चेंज लाने में टाइम लगेगा। इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन जितना फैलाना है फैलाओ, एकमात्र वही सोल्यूशन है, वही आपका हीलिंग का काम कर सकता है, बस, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो वही बात कहते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है सोशल रिफॉर्म को लाने के लिए, समझे ना? आज जैसे तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग जान रहे हो, तो बिल्कुल देखो, मैं जैसे कि मैं बोलने वाला ही हूँ तुम लोग को, अभी 12th तुम लोग को पढ़ाऊँगा, उसमें ये चीज़ कहा गया है कि जब 18 साल से आप 21 साल जो मैरिजेबल एज बना रहे हो, ये कितना लॉजिकल है? इससे ये लॉजिकल उतना नहीं है। आप कह रहे हो कि 21 साल आप फीमेल को दे रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, आप इक्वलिटी देख रहे हो कि मेल का भी 21 साल है, फीमेल का भी 21 साल है, इक्वल बात, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव से सही दिखता है। मैं इससे ज़्यादा आप फीमेल एजुकेशन पे काम करिए ना। देखो आंकड़ा क्या कहता है कि जो महिला बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, जिसका हायर एजुकेशन, बहुत ज़्यादा नहीं, हायर एजुकेशन जिसके पास है, हायर एजुकेशन का मतलब क्या? क्लास 12 के बाद पास, यही नहीं हुआ, या फिर कॉलेज लेवल का पास, तो उसका 18 साल से नीचे शादी करने का जो रेशियो है ओनली 5% है। जो बच्चा 10 से नीचे पढ़ा हुआ है ना, उसका लगभग 45 to 50% है रेशियो। यहाँ डायरेक्ट तुमको चीख चीख के बोल रहा है ये चीज़ कि जो आदमी पढ़ा लिखा महिला है तो वो 18 साल के बाद शादी कर रहा है, और जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और कम पढ़ा लिखा है वो शादी 14 साल में 15 साल में ही कर ले रहा है। तो यहाँ तो देखो एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे। इसलिए हमारे जो एम्बिशियस जो हमारे नीतीश कुमार है, सीएम है, इन्होंने कितना उत्थान किया है महिला के ऊपर, लोन दे के, साइकिल दे के, कि ताकि पढ़े बच्चे लोग, पढ़ेगा तो अपने आप फर्टिलिटी रेट घटेगा स्टेट का। और स्टेट का कितना गजब घटा है हमारे स्टेट का। कुछ ही समय पहले 3.9 था फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक माता से 3.9 बच्चे होते थे, यानी कि लगभग 4 बच्चे होते थे, है कि नहीं है? और अभी देखो घट के 2.4 के आसपास पहुंच गया, और ओवरऑल भारत में कहे तो 2 हो गया है। जब ये फर्टिलिटी रेट कम हो ही गया है तो ये 21 ईयर्स लाने का लॉजिक पीछे क्या है, ये समझना होगा। देखो मगर इसके पीछे का मर्म क्या है? एजुकेशन है। आज हम एजुकेशन लाए तभी ना जी, तभी ना 18 साल के बाद लोग शादी कर रहे हैं। एजुकेशन लाएंगे, अपने आप लोग का दिमाग खुलेगा, और उसके बाद जो फर्टिलिटी रेट जो रिक्वायर्ड है देश के लिए उतना होगा। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। उस समय 5.9 फर्टिलिटी रेट था भारत का। हाँ होल बता रहा हूँ, 5.9 यानी कि 6, एक माता पिता का 6 बच्चा। और वहाँ से यात्रा अभी तक गया है जहाँ पे 2 हमने अचीव किया है। तो बताओ ट्रेमेंडस अचीवमेंट है कि नहीं है? ये कैसे अचीवमेंट किया गया है? एजुकेशन के बल पे किया गया है जी। हाँ हाँ, तो बहुत बड़ा बात है ये।
बहुत बड़ा बात है ये। तो ये कैसे हुआ? ये मैसिव एजुकेशन, अवेयरनेस कैसे आएगा? एजुकेशन से आएगा, है कि नहीं? अवेयरनेस इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? एजुकेशन है ये, कि बाहर करोगे तो खराबी होगा। स्वच्छ रहना सीखो, सैनिटेशन में रहना सीखो। तो बिल्कुल एजुकेशन सच में ही प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ऑर्डर टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। ये मैंने बस इससे जोड़ा है उसको, ठीक है ना? तो इतना ही रहेगा, ठीक है ना? टुडेस ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कल क्लास में बता देता हूँ, कल क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कल क्लास में हम लोग का खत्म हो जाएगा। कल हम दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, अरविंदो घोष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इनसे क्या सीख सकते हैं? नारायण गुरु के बारे में पढ़ेंगे, जिनका थोड़ा सा जिक्र किए थे हम, भक्ति मूवमेंट वाला। नारायण गुरु के बारे में पढ़ेंगे। गुरु रविदास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़े सेंट थे, वो भी भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे, समझे? और आज जो बताए थे तिरुवल्लुवर, वो जो तुम्हारा संगम लिटरेचर का जो बताए थे, बाद में तमिल में कैसे इन्होंने वैल्यू एडिशन किया था, उनके बारे में भी पढ़ोगे। एंड उसके बाद थोड़ा पढ़ लेंगे जो अभी के कॉन्टेम्प्रेरी है, एक जिद्दू करके, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये भी बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, अच्छे, मतलब माना जाता है इनका भी दिमाग, ठीक है? ये मॉडर्न टाइम के हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यानी कि 4-5 पढ़ के ख़त्म कर देंगे। जब फिर नेक्स्ट क्लास होगा तब उसके बाद नया चैप्टर के साथ, एटीट्यूड के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट।